फिल्म की शुरुआत में हमें एक प्रेग्नेंट औरत को भागते हुए दिखाया जाता है। दरअसल ये औरत यहाँ पर एक सीरियल किलर से बचकर भाग रही थी, जो प्रेग्नेंट औरतों को मारकर उनके बच्चे चुरा लिया करता था। वो उस किलर से बचने के लिए वो दौड़कर तुरंत झाड़ियों के बीच छिप गई और उस किलर के जाने का इंतजार करने लगी। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो समझ चुकी थी कि अगर वो यहाँ से बाहर निकली तो उसका मरना तय है, इसलिए उसने छिपे रहना ही बेहतर समझा। उस सीरियल किलर के वहां से जाते ही वो कांपते हुए कदमों से धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकली, लेकिन तभी वो सीरियल किलर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसे पकड़ लिया। उसने गिड़गिड़ाते हुए उस सीरियल किलर से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन उस किलर ने उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाया। उसने एक धारदार चाकू बाहर निकाला और बेरहमी से उसका पेट चीर कर उसका बच्चा बाहर निकाल दिया और इसके बाद उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। अब हम रेमन और हेली नाम के एक कपल को देखते हैं, जो शहर से कई मीलों दूर एक हंटिंग एरिया में वेकेशन मनाने के लिए निकले हुए थे। हेली को नशे की लत थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद से उसने नशे को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन फिर भी उसे अपने बच्चे की भविष्य की चिंता सताती रहती थी। उसे डर था कि कहीं उसका बच्चा भी उसकी तरह गलत रास्ते पर न चल पड़े। इस पर रेमन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ड्राइव करते समय उसने देखा कि पुलिस उसके पीछे आ रही है। जब उसने कार साइड लगाई तो शेरिफ ने रेमन से उसका लाइसेंस मांगा। उसकी नजर जब बगल में बैठी हेली पर पड़ी तो वो तुरंत ही उसे पहचान गया। दरअसल हेली ने ड्रग्स के केस में जिस प्रिजन सेंटर में सजा काटी थी, शेरिफ वहाँ का इंचार्ज रह चुका था। यहाँ पर शेरिफ को पता चला कि रेमन हेली का मंगेतर है और जल्द ही वो दोनों शादी करने वाले हैं। रेमन की बहन ने इस शहर में ग्रिम्स नाम के केविन को रेंट पर लिया है और वो दोनों अब वहीं जा रहे हैं। इसी बीच उन्हें रेडियो पर खबर मिली कि एक खतरनाक वॉर्म रेडर ने एक महिला की बेरहमी से हत्या करके उसका बच्चा चुरा लिया है। ये सुनकर शेरिफ को रेमन पर थोड़ा शक हुआ, क्योंकि ये वॉर्म रेडर्स सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाओं को ही अपना शिकार बनाते थे और रेमन भी हेली की जिंदगी में तभी आया जब वो प्रेग्नेंट हुई। हालांकि शेरिफ ने अपना शक जाहिर नहीं होने दिया और बस ये कहकर कि वो उन पर नजर रखे हुए है, उन्हें वहां से जाने दिया। कुछ देर बाद वो दोनों जब कैबिन पहुंचे तो मार्था उन्हें देखकर काफी खुश हुई और उसने हेली को गले लगा लिया। अपने भाई से मिलने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने रेमन को चिढ़ाते हुए कहा कि वो लंच में कुछ अच्छा बना नहीं पाई, क्योंकि ये बेवकूफ सुबह बस स्टैंड पर मुझे पिक करने की बजाय तुम्हें लेने चला गया। रेमन ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा और उसने भी मार्था का जमकर मजाक उड़ाया। इसके बाद उसने हेली को बताया कि उसे शहर में ब्लड डोनेट करने जाना है और वो शाम तक लौट आएगा। ये कहकर उसने मार्था को हेली का ध्यान रखने के लिए कहा और फिर वहाँ से चला गया। अब हम शेरिफ को देखते हैं, जो चुपके से उन पर नजर रखे हुए था। हेली जब कैबिन के अंदर दाखिल हुई तो नजारा चौंका देने वाला था। टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर लटक रही जानवरों की खालों ने उसे थोड़ा सा डरा दिया था। उसने अपना डर छुपाने के लिए मुस्कुराते हुए इस जगह की तारीफ की, लेकिन मार्था ने उसका झूठ पकड़ दिया। उसने कहा, मुझे पता है कि ये जगह नर्क जैसी है। होटल में चोरों ने मेरा सब कुछ चुरा लिया और मेरे पास जो पैसे थे उनसे मैं बस यही अफोर्ड कर पाई। वॉशरूम जाते समय हेली की नजर एक दरवाजे पर पड़ी, जिसे ताले से लॉक किया गया था। पूछने पर उसे पता चला कि ये कमरा कैबिन के मालिक का है और ये हमेशा बंद रहता है। वॉशरूम से लौटने के बाद मार्था ने उसे कुछ खाने को दिया और फिर उसे लेकर बाहर आ गई। उसने हेली को बताया कि बड़ी बहन होने के नाते मुझे हमेशा से रेमन की चिंता रही है। उसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेला है, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से वो काफी खुश रहने लगा है। मैं तुमसे बस यही चाहती हूँ कि तुम कभी उसका साथ मत छोड़ना। मार्था से बात करते वक्त उसने देखा कि कोई झाड़ियों में छिपकर उन्हें देख रहा था। उसने डरते हुए जब ये बात मार्था को बताई तो वो भी एक पल के लिए चौकन्ना हो गई। हाथ में औजार लिए वो सीधा झाड़ियों की ओर बढ़ी, लेकिन चेक करने पर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आया। हेली ने उसे बताया कि बीते कुछ दिनों में फीटल अब्डक्शन के केसेस बढ़ गए हैं। मुझे लगा कि कोई हम पर नजर रख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा डर गई। मार्था ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी चिंता जायज है और मैं इसे अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे रहते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वो जब दोबारा घर के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने दीवार पर लगे कुछ पुरानी फोटोज को देखकर आपस में बातें करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्हें दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज सुनाई थी।
हेली ने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि कोई हम पर नजर रखे हुए है। मार्था ने बाहर मौजूद व्यक्ति को आवाज लगाई, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। वो डरते हुए आगे बढ़ी और हेली ने भी बेसबॉल बैट उठा लिया ताकि हमला होने पर वो खुद को बचा सके। दरवाजा खोलने पर उसने अपनी लैंडलेडी लॉरेन को देखा। उसने मार्था को बताया कि वो घर का सामान देने के लिए मार्केट जा रही थी और यहाँ वो बस ये देखने के लिए आ गई कि सब कुछ ठीक है या नहीं। मार्था ने उसे हेली से मिलवाया और उसे बताया कि हेली जल्द ही इस परिवार का हिस्सा बनने वाली है। लॉरेन ने मुस्कुराते हुए उसे बधाई दी और उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहा। इसके बाद लॉरेन ने उन्हें बताया कि वो मार्केट से आते समय उनके लिए कुछ चिप्स लेकर आएगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई। वो दोनों जब दोबारा घर के अंदर आए तो मार्था ने हेली को अपने बचपन की कुछ पुराने तस्वीरें दिखाई। इन्हें देखकर हेली को पता चला कि मार्था और रेमन वो दोनों सगे भाई बहन नहीं है। जब मार्था 9 साल की और रेमन 6 साल का था तब उनके फोस्टर पेरेंट्स ने उन्हें गोद ले लिया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया क्योंकि मार्था के फोस्टर फादर ने मार्था का रेप करना शुरू कर दिया था। घर छोड़ने के बाद रेमन ने भी अपनी जिंदगी में कई कठिनाइयां झेली। कॉलेज टाइम में कुछ लोगों ने उसकी गर्लफ्रेंड का उसके सामने रेप कर दिया, जिससे उभरने में उसे 3 साल लग गए। पुरानी यादों को पीछे छोड़ते हुए मार्था ने तुरंत म्यूजिक चालू किया और दोनों ने मिलकर डांस करना शुरू कर दिया, जिससे माहौल में थोड़ी खुशियां भर गईं। इसी बीच जब घर की डोरबेल दोबारा बजी तो उन्हें लगा कि लॉरेन उनके लिए चिप्स लेकर आई होगी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, आर्मी ड्रेस पहने एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस आदमी को देख हेली बुरी तरह घबरा गई और उसने तुरंत उसे धक्का देकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन इस दौरान मार्था को चोट लग गई और वो नीचे गिरकर बेहोश हो गई। उसे इस तरह गेट खटखटाता देख हेली का डर और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने कांपते हुए हाथों से पुलिस को कॉल लगाया और उन्हें पूरी घटना बता दी। इसके बाद उसने किलर को बताया कि पुलिस जल्द ही यहाँ पर पहुँचने वाली है ताकि वो डर कर यहाँ से भाग जाए और पुलिस के आने तक वो खुद को और मार्था को सेफ रख सके। जैसे ही खटखटाने की आवाज बंद हुई, मार्था हाथ में बैट लिए धीरे से आगे बढ़ी। उसने दरवाजे में बने होल से बाहर झाँकने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने हॉल में चाकू घुसा दिया, जिससे हेली बुरी तरह सहम गई। उसने अभी खुद को संभाला ही था कि तभी दरवाजे पर फिर से किसी की दस्तक हुई, लेकिन इस बार दरवाजे पर वो किलर नहीं बल्कि लॉरेन की बेटी मैडलिन थी, जो यहाँ उनके लिए चिप्स लेकर आई थी। छेद से देखने पर उसने पाया कि वो किलर मैडलिन के ठीक पीछे ही खड़ा था। जैसे ही वो किलर मैडलिन को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा, हेली ने तुरंत दरवाजा खोलकर उसे घर के अंदर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। उसे घबराते हुए देख हेली ने उसे शांत किया और उसे बताया कि ये किलर उन दोनों को मारना चाहता है। उसने मैडलिन से पूछा कि क्या उसे यहाँ कोई चाकू या गन मिल सकती है। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए हेली को बताया कि उसके डैड स्टोर रूम में एक गन छोड़ कर गए हैं। मैडलिन ने जल्दी से स्टोर रूम का दरवाजा खोला, जिसके बाद वो दोनों अंदर आ गए। कमरे का नजारा देख हेली के तो मानो होश से उड़ गए। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था और चारों तरफ जानवरों की खाल और मांस लटके हुए थे। जैसे ही वो गन लेने के लिए क्लोजेट की ओर बढ़ी, उसकी नजर एक बेबी वॉकर पर गई। उसे लगने लगा था कि मैडलिन के पिता ही वो वॉर्म रेडर हो सकते हैं, क्योंकि मार्था ने उसे बताया था कि ये कमरा हमेशा बंद रहता है और इसे सिर्फ मैडलिन के पिता ही खोल सकते थे। मैडलिन से पूछने पर उसे पता चला कि उसका कोई भाई बहन नहीं है, जिससे उसका शक और भी गहरा हो गया। उसने तुरंत ही गन उठाई और मैडलिन को तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि अब वो दोनों बाहर जाने वाले थे। अब हम लॉरेन को देखते हैं, जो मैडलिन को ढूंढते हुए कैबिन तक आ चुकी थी। उसने मैडलिन को आवाज लगाई, लेकिन वो दोनों इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तभी उन्होंने देखा कि वो किलर छत पर ही खड़ा था। उसने मैडलिन को शांत रहने के लिए कहा और उसे बाहर जाने से मना किया, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती उन सब की जान खतरे में डाल सकती थी। अपनी माँ को खतरे में देख मैडलिन से रहा नहीं गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, वो किलर अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने लॉरेन को पकड़ लिया। वो उसे घसीटते हुए पीछे ले गया और उसके हाथ बांधकर उसे जमीन पर पटक दिया। लॉरेन चीखते हुए उन दोनों से मदद मांगने लगी, लेकिन उन दोनों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो बाहर आकर उसकी मदद कर सकें। वो लॉरेन को इस तरह उस किलर के हाथों मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए हेली ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो मैडलिन को स्टोर रूम में लेकर गई और उसे अपने लौटने तक वहीं रुकने के लिए कहा। इसके बाद वो गन लेकर बाहर आई और उसने किलर को धमकाते हुए कहा, अगर उसने लॉरेन को नहीं छोड़ा तो वो उसे गोली मार देगी। तो वहीं दूसरी ओर मैडलिन, जो काफी डरी हुई थी,
अपनी माँ को खतरे में देख उससे रहा नहीं गया और वो तुरंत खिड़की के पास आ गई। लेकिन तभी उस किलर ने उसका हाथ पकड़ दिया और उसे बाहर खींचने लगा। मैडलिन की चीख सुनकर तुरंत हैली वहां गई और उसने किलर पर बंदूक तानकर उसे वहां से भगा दिया। हालांकि किलर ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसने उन दोनों को बाहर निकालने के लिए चालें चलनी शुरू कर दी। उसने लॉरेन के गले में फंदा डालकर उसे कार से बांध दिया ताकि दम घुटने से उसकी मौत हो जाए। अपनी माँ को मुसीबत में देख मैडलिन से रहा नहीं गया। वो दौड़कर तुरंत लॉरेन के पास आ गई और उसके पैर पकड़कर उसे सहारा देने लगी। उसने रोते हुए हैली से मदद मांगी, लेकिन वो चुपचाप दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देखती रही। उसे समझ आ चुका था कि एक बार बच्चा मिलने पर ये किलर उन सबको खत्म कर देगा। इसलिए उसने उनकी चीखों को अनसुना कर दिया और तुरंत घर के अंदर चली गई। प्लान को फेल होता देख वो किलर लॉरेन के पास गया और उसके गले में बंधी रस्सी काट दी। तो वहीं दूसरी ओर हैली वो तुरंत स्टोर रूम में आई और गन लोड करके उसे मारने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उस किलर ने बड़ी ही बेरहमी से उसका एक कान काट दिया, जिससे हैली और भी ज्यादा डर गई। इसी बीच किलर ने हैली को बाहर निकालने के लिए एक और तरकीब अपनाई। उसने लॉरेन को रस्सियों से कसकर बांधा और उसे जमीन पर पटक दिया। हैली के बाहर आते ही उस किलर ने धीरे से कार आगे बढ़ाई और उसे अपने पास आने को कहा। हैली जैसे ही उसके पास आई, उस किलर ने उसके पेट पर हाथ फेरना शुरू कर दिया, मानो इस पल का वो कब से इंतजार कर रहा हो। मौका देख हैली ने उसके हाथ में चाकू घुसा दिया और लॉरेन की मदद करने में जुट गई। हैली की इस हरकत से किलर आग बबूला हो गया और उसने गुस्से में लॉरेन पर कार चढ़ा दी और उसे बेरहमी से कुचलकर मार डाला। किलर के साथ हुई इस मुठभेड़ ने हैली को अंदर से तोड़ दिया था। उसकी मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी और अब तो उसे घर के अंदर आने वाली छोटी छोटी आवाजों से भी डर लगने लगा था। कुछ देर बाद जब उसे घर के बाहर से पुलिस का सायरन सुनाई दिया तो वह दौड़कर तुरंत घर से बाहर आ गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि कार बिल्कुल खाली थी। चारों ओर पसरे सन्नाटे को देख उसने तुरंत ही खतरे को भांप लिया। लेकिन जैसे ही वो घर की ओर दौड़ी, किलर ने उसे पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए दोबारा घर के अंदर ले गया। मार्था, जो पूरी तरह से होश में आ चुकी थी, जैसे ही उसने अपने पास रखा चाकू उठाया, किलर ने हैली की गर्दन पर चाकू रख दिया और उसे पीछे हटने के लिए कहा। इसी बीच शेरिफ भी वहां पर पहुंच गया। वो बुरी तरह घायल था और उसके पेट से लगातार खून बह ही जा रहा था। उसने किलर को चेतावनी दी कि अगर उसके 3 गिनने से पहले उसने हैली को नहीं छोड़ा और अपना मास्क नहीं उतारा तो वो उसे गोली मार देगा। शेरिफ की धमकी सुनकर किलर थोड़ा घबरा गया और उसने हैली को छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसके मास्क हटाने की बारी आई, मार्था ने अचानक शेरिफ के गले में चाकू घोंप दिया और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। जब किलर ने अपना मास्क हटाया तो हैली के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति रेमन था। जिस इंसान के साथ उसने अपनी जिंदगी के सपने बुने थे, वही अब उसकी मौत का कारण बनने जा रहा था। यहाँ पर उसे पता चला कि रेमन और मार्था दोनों असल में पति पत्नी है। रेमन इतने महीनों से सिर्फ उसके साथ नाटक कर रहा था ताकि मौका पाकर वो उसका बच्चा चुरा सके। सच का पता चलते ही हैली ने तुरंत गन उठाई और उन्हें चेतावनी दी कि अगर वो उसके पीछे आए तो वो उन्हें गोली मार देगी। इसके बाद वो जल्दी से कार में बैठी और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। लेकिन रेमन ने कार को खराब कर दिया ताकि वो यहाँ से भाग न पाए। वो तुरंत कार से बाहर निकली और उसने रेमन की ओर गन तानते हुए उसे अपनी कार की चाबी देने के लिए कहा। शुरू में उसने चाबी देने से इनकार कर दिया, लेकिन हैली के लगातार दबाव डालने पर आखिरकार उसने उसे वो चाबी दे दी। इसके बाद हैरी कार लेकर वहां से निकल गई। लेकिन कुछ दूर जाते ही कार का एंटी डेफ्ट सिस्टम ऑन हो गया, जिससे कार बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई। हैरी गन लेकर कार से बाहर निकली और अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगी। कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उसने कार को अपनी ओर आते हुए देखा। जैसे ही उसने मदद के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए, अचानक रेमन सामने आ गया और उसके सिर पर बंदूक तान दी। जब वो गाड़ी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि कार को कोई बीच रास्ते में ही छोड़कर चला गया है। रेमन ने उस लड़की पर बंदूक तानते हुए हैली से कहा, अगर उसने जरा भी आवाज करी तो वो उन सबको मार देगा। उस लड़की ने कार के आसपास अच्छी तरह देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। जिसके बाद वो लोग वहां से चले गए। रेमन ने देखा कि हैरी को बेबी होने वाला है। वो जल्दी से उसे कैबिन ले आया और डिलीवरी की तैयारियां शुरू कर दी। हैरी ने गिड़गिड़ाते हुए उनसे अपनी जान की भीख मांगी और उन्हें अपने बच्चे को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी।
यहाँ पर उसे पता चला कि मार्था के फोस्टर फादर ने कई सालों तक उसका बेरहमी से रेप किया, जिससे उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डैमेज हो गए और फिर वो कभी मां नहीं बन पाई। हालांकि उसने मां बनने की चाह कभी नहीं छोड़ी। उसने प्रेग्नेंट औरतों को मारकर उनके बच्चों को चुराना शुरू कर दिया, मगर वो इसमें कभी कामयाब नहीं हुई क्योंकि कुछ ही दिनों में वो बच्चे मर गए। कुछ समय बाद जब हैली ने बच्चे को जन्म दिया तो मार्था ने तुरंत ही उससे वो बच्चा छीन लिया। हैली ने रोते हुए रेमन से बच्चे को अपने पास लाने को कहा, लेकिन उसने भी उसे अनदेखा कर दिया। मार्था ने कहा, अब जब ये बच्चा हमें मिल गया है तो हमें इसकी कोई जरूरत नहीं, अब तुम इसे मार सकते हो। इसके बाद उसने बच्चे को एक टॉवल में लपेटा और कार में आ गई। हैली ने उन दोनों का चेहरा देख लिया था और आगे चलकर वो उनके लिए बड़ा खतरा बन सकती थी, और रेमन चाहकर भी इस सच्चाई को झुठला नहीं सकता था। उसने हैली को मारने की बजाय बड़ी ही बेरहमी से उसकी दोनों आंखें निकाल दी ताकि वो उन्हें कभी पहचान न पाए। हैली अब जिंदा तो थी, लेकिन उसकी जिंदगी अब नर्क से भी बदतर हो चुकी थी। मूवी के आखिर में हमें बताया गया कि समय के साथ गर्भवती महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स बढ़ने लगी और देश के अलग अलग हिस्सों से फ्यूटल अबडक्शन के केसेस बाहर आने लगे, जिसके बाद ये खूनी सिलसिला कभी नहीं रुका। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू द नेक्स्ट वन।